Good morning, my dear students. I hope you are having a very great day. I myself, Rajiv Arya, welcoming all of you to the online live classes of chemistry. जैसा कि मैंने आपको कल इन्फॉर्म किया था स्टूडेंट्स कि मैं आपके लिए एक बहुत इजी सा टॉपिक स्टार्ट करूंगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस और इंटरेस्ट बूस्टअप हो जाए और वापस आ जाए जो पहले हुआ करता था। आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर है आपका यूनिट 15 और चैप्टर का नाम है आपका पॉलीमर्स। ये 3 मार्क्स का चैप्टर है। इससे रिलेटेड मैं सारा क्वेश्चन आपके व्हाट्सएप पे अपलोड कर दिया हूं और साथ ही साथ आज का जो भी मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं उसका नोट्स सारा व्हाट्सएप पे अपलोडेड है। आप क्या करेंगे कि वो सारा नोट्स डे बाय डे अपडेट करते रहेंगे, नोट करते रहेंगे और सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते चलेंगे कि जो टॉपिक हम लोग का हो गया उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। एक बात जो मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि आपका ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट भी होगा और टेस्ट के लिए बी प्रिपेयर्ड। अगर आप टेस्ट मिस करेंगे तो फिर आपको ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा और ऑनलाइन वीडियोस भी आपको नहीं भेजा जाएगा। सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के पीछे लॉजिक इतना सा होता है कि जब कभी मैं वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि वीडियो अपलोड हो गया। और अभी जब आप ये मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो पीस ऑफ पेपर और पेन बिल्कुल अपने साथ लेके बैठे और छोटे छोटे पॉइंट्स को नोट डाउन भी करते चलें जो आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ अगर कोई क्वेश्चन दिमाग में फ्रेम अप होता है तो आप उसे भी साइड में लिख लें और मुझे टॉपिक समझने के बाद पढ़ लेने के बाद जब आप खुद पढ़ लीजिएगा उसके बाद आप हमसे पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट हम लोग पॉलीमर्स। पॉलीमर्स 2 वर्ड के मिलने से बना है जहां पर पॉली का मतलब होता है मेनी। पॉली का मतलब होता है मेनी और मर्स का मतलब होता है सिंगल यूनिट। यूनिट से कंफ्यूज नहीं होना है। यूनिट का मतलब पार्टिकल कह लीजिए, यूनिट का मतलब मॉलिक्यूल कह लीजिए या उसी को आप यूनिट कह लीजिए। तो कहने का मतलब अगर रफ में समझें तो इस वर्ड का मतलब हो गया कि बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट पार्टिकल या मॉलिक्यूल से मिलकर बनने वाले मॉलिक्यूल या कंपाउंड को हम लोग पॉलीमर्स कहते हैं। अब इसी बात को थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, इसमें डिटेल से समझते हैं, डायग्रामेटिकली थोड़ा सा इसको समझते हैं। हम लोग ने क्या किया कि बहुत सारा छोटा छोटा मॉलिक्यूल कंसिडर कर लिया, बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल हमने ले लिया, बहुत सारा छोटा छोटा मॉलिक्यूल हमने ले लिया, बहुत सारा। और ये बहुत सारा छोटा छोटा मॉलिक्यूल आपस में कोवैलेंट बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड या वैन डर वाल फोर्स से कंबाइन करके आपस में जुड़कर जब एक बड़ा मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा तो बनने वाले इसी एक बड़े मॉलिक्यूल को हम लोग पॉलीमर्स कहते हैं। और इससे जुड़ने वाले छोटे छोटे मॉलिक्यूल को हम लोग मोनोमर्स कहते हैं और मोनोमर्स से पॉलीमर्स बनने के प्रोसेस को हम लोग पॉलीमराइजेशन कहते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं स्टूडेंट, ध्यान से आप सुनेंगे। जब बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में कोवैलेंट बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड या वैन डर वाल फोर्स से जुड़कर कंबाइन होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं तो बनने वाला ये बड़ा मॉलिक्यूल को या ऐसे बड़े मॉलिक्यूल को हम लोग पॉलीमर्स कहते हैं और जुड़ने वाले छोटे छोटे यूनिट को, पार्टिकल को, मॉलिक्यूल को हम लोग मोनोमर्स कहते हैं। और मोनोमर से पॉलीमर बनने का प्रोसेस को हम लोग पॉलीमराइजेशन कहते हैं। अब यहां से 3 और पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। पॉइंट नंबर 1, मैंने अभी आपसे कहा कि बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट। तो सर ये बहुत सारे का मतलब क्या वैल्यू, कौन से वैल्यू की आप बात कर रहे हैं, कौन से नंबर की बात कर रहे हैं? आखिर मैं या आप बहुत सारे को कितना माने? तो अगर आप पॉलीमर बनाना चाहते हैं तो छोटे छोटे यूनिट मतलब मोनोमर का संख्या ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 होना चाहिए। जब 100 या 100 से ज्यादा, 100 या 100 से ज्यादा छोटे छोटे यूनिट, पार्टिकल, मॉलिक्यूल आपस में कोवैलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और वैन डर वाल फोर्स से कंबाइन होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे तो इसी बड़े मॉलिक्यूल को स्टूडेंट्स हम लोग पॉलीमर और इसके छोटे यूनिट को हम लोग मोनोमर और प्रोसेस को हम लोग पॉलीमराइजेशन कहेंगे। अब पॉइंट नंबर 2,
जो पॉलीमर्स आपने बनाया उस पॉलीमर्स का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 10 टू दी पावर 3 से लेकर 10 टू दी पावर 7, 10 टू दी पावर 3 से लेकर 10 टू दी पावर 7 AMU उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। ये जो आपने बड़े मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल, बिगर साइज पार्टिकल जो आपने अभी अभी फॉर्म किया, इसका मॉलिक्यूलर वेट का जो रेंज होता है इट लाइज फ्रॉम द रेंज ऑफ 10 टू दी पावर 3 टू 10 टू दी पावर 7 एटॉमिक मास यूनिट। तो पॉलीमर को नंबर के आधार पर और उसके वेट के आधार पर भी आप पहचान सकते हैं। एंड पॉइंट नंबर 3 टू बी नोटेड, जो सबसे पहला पॉलीमर ह्यूमन बीइंग के द्वारा लैब में सिंथेसाइज किया गया था उसका नाम है PVC। ये तो शॉर्ट फॉर्म है और इसका पूरा नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड। मैं रिपीट कर रहा हूं, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये वो पहला पॉलीमर है जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा लैब में सबसे पहले सिंथेसाइज किया गया था। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, मोनोमर्स, पॉलीमर्स और प्रोसेस पॉलीमराइजेशन आपको दिमाग में रखना है। कोई डाउट्स बिल्कुल आप मुझसे पूछेंगे और जो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगा उससे आप नोट करते हुए चलेंगे। अब मैं आता हूं स्टूडेंट इसके एग्जाम्पल पर, मोनोमर और पॉलीमर्स के एग्जाम्पल पर। तो मैं कुछ इजी सा मैं मोनोमर्स का एग्जांपल आपको ले रहा हूं। जैसे हमने क्या किया, ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज इज द एग्जांपल ऑफ मोनोमर। फिर हमने क्या किया, आपने सुना होगा ग्लूकोज के बारे में, इट इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और फिर हम लोग और भी मोनोमर जानते हैं, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड भी एक तरह का मोनोमर ही है। और भी हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियोटाइड इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ मोनोमर, अ टाइप ऑफ मोनोमर। डिटेल हम लोग ग्लूकोज, अमीनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड के बारे में बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल फिर भी अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, तो मैं जल्दी में आपको समराइज कर देता हूं। नाइट्रोजन बेस, एक बेस जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट, तीनों के कॉम्बिनेशन से बनने वाले मॉलिक्यूल को हम लोग न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ मोनोमर्स आर कैप्रोलैक्टम, कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया है, कैप्रोलैक्टम, एंड द लास्ट वन इज आइसोप्रीन। सो दीज आर द आइसोप्रीन, सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ मोनोमर्स। और इन मोनोमर से बनने वाले पॉलीमर्स जो होते हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज के मिलने से जो पॉलीमर बनता है उस पॉलीमर का नाम है स्टार्च, या फिर हम लोग कह सकते हैं सेल्यूलोज। सो वी कैन से दैट स्टार्च एंड सेल्यूलोज आर द पॉलीमर्स ऑफ द मोनोमर ग्लूकोज। और फिर अमीनो एसिड्स के, अमीनो एसिड जैसे मोनोमर के मिलने से बनने वाले पॉलीमर को हम लोग कहते हैं प्रोटीन। सो वी कैन से दैट प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बनने वाला जो पॉलीमर बनता है उस पॉलीमर का नाम है न्यूक्लिक एसिड, दैट इज डीएनए एंड आरएनए। जो जेनेटिक मटेरियल होता है ह्यूमन बीइंग में और एवरी लिविंग बीइंग्स में, आपने डीएनए और आरएनए के बारे में सुना होगा। उसी डीएनए एंड आरएनए को हम लोग कलेक्टिवली न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। एंड दिस न्यूक्लिक एसिड इज द पॉलीमर ऑफ मोनोमर न्यूक्लियोटाइड। दीज आर द मोनोमर्स एंड दीज आर द पॉलीमर्स। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैप्रोलैक्टम, बहुत सारे कैप्रोलैक्टम के मिलने से जो पॉलीमर बनता है वो है नाइलॉन 6। नाइलॉन इसका यूज हम लोग फाइबर्स बनाने में करते हैं, फैब्रिक्स बनाने में करते हैं, कपड़े बनाने में करते हैं। और ये जो स्टूडेंट जो 6 है ये बता रहा है इस कंपाउंड के अंदर में रहने वाला कार्बन के बारे में, कि कार्बन का नंबर आपका 6 होता है, कार्बन का नंबर 6 होता है। हम लोग आगे डिटेल इसके फॉर्मेशन को देखेंगे किस तरीके से ये कंपाउंड बनता है। फिलहाल आप याद रखेंगे अभी कि नाइलॉन 6 इज द पॉलीमर ऑफ द मोनोमर कैप्रोलैक्टम। एंड द लास्ट वन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आइसोप्रीन। और बहुत सारे आइसोप्रीन के कॉम्बिनेशन से मिलने से जो पॉलीमर बनता है उस पॉलीमर का नाम है आपका नेचुरल रबर, a rubber which is obtained from the latex of rubber tree से मिलने वाले रबर को ही हम लोग नेचुरल रबर कहते हैं। ये 2 पॉलीमर तो आप अभी से ही याद रखें कि नाइलॉन 6 इज द पॉलीमर ऑफ कैप्रोलैक्टम एंड नेचुरल रबर इज द पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। और अगर आइसोप्रीन के बारे में जानना चाहते हैं स्टूडेंट, तो आइसोप्रीन तो कॉमन नेम है और इस आइसोप्रीन का यूपैक नेम है 2-मिथाइल ब्यूटा 1,3-डाइईन। इसका स्ट्रक्चर आप अपने कॉपी में बनाएंगे। 2-मिथाइल ब्यूटा 1,3-डाइईन इज नोन एज द आइसोप्रीन।
सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द मोनोमर्स। और इस मोनोमर के कॉम्बिनेशन से बनने वाला ये जो आपके कंपाउंड्स यहाँ लिखे हुए हैं, बिगर साइज के मॉलिक्यूल लिखे हुए हैं, यही है आपका पॉलीमर्स। और मैं जल्दी से समराइज कर दूं तो बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में कोवैलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और वैन डर वाल्स फोर्स से कंबाइन करके जब बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं तो बनने वाला बड़ा मॉलिक्यूल पॉलीमर। छोटे छोटे मॉलिक्यूल को हम लोग मोनोमर कहते हैं और मोनोमर से पॉलीमर बनने के प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। और पॉलीमर बनने के लिए मोनोमर का मिनिमम नंबर 100 होना चाहिए या 100 से ज्यादा होना चाहिए। पॉलीमर जो बड़ा मॉलिक्यूल बनता है उसका मॉलिक्यूलर वेट इस रेंज का होता है, दैट इज 10 टू द पावर 3 से लेकर 10 टू द पावर 7 एटॉमिक मास यूनिट। और सबसे पहला पॉलीमर जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा सिंथेसाइज किया गया था वो था पॉलीविनाइल क्लोराइड। और दीज आर द एग्जांपल ऑफ मोनोमर एंड दीज आर द एग्जांपल ऑफ द पॉलीमर। कुछ पॉलीमर्स को आप एग्जाम्पल के ट्रिक के फॉर्म में भी आप याद कर सकते हैं, हालांकि पूरे चैप्टर में पॉलीमर का एग्जाम्पल ही है, बट आपको कुछ मैं ट्रिक से एग्जाम्पल याद करवा देता हूं पॉलीमर्स का, जो कि आप अपने दिमाग में रखेंगे ताकि साथ साथ पढ़ते पढ़ते आपको ये फील भी आए कि हाँ जी पॉलीमर का एग्जाम्पल, पॉलीमर पढ़े हैं तो पॉलीमर का एग्जाम्पल भी हमें याद है। और ट्रिक है आपका प्राण बेकार में, प्राण बेकार में। P स्टैंड फॉर द पॉलीथीन, R स्टैंड फॉर द रेयन, और रेयन को हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल सिल्क। सिल्क को आप जानते ही होंगे, और जो सिल्क जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया जाता है आर्टिफिशियल सिल्क, इसी को नाम दिया गया है रेयन। A स्टैंड फॉर द पॉलीमर अक्राइलॉन, N स्टैंड फॉर द पॉलीमर नाइलॉन एंड B स्टैंड फॉर द पॉलीमर बेकलाइट एंड Ne स्टैंड फॉर द पॉलीमर नेलामाइन। सो आप इस ट्रिक से कुछ पॉलीमर का एग्जाम्पल अभी आप याद रख सकते हैं। फिलहाल आगे चलकर तो पॉलीमर के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको याद हो जाएंगे। टिल नाउ हम लोग के सामने ये कुछ पॉलीमर्स के एग्जांपल हैं। अब एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं हम लोग कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मोनोमर एंड द पॉलीमर्स। मोनोमर और पॉलीमर्स के बीच में क्या डिफरेंस है। स्टूडेंट मैं बोल रहा हूं, आपके नोट्स में नहीं है, आप इसे अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेंगे, समराइज कर लेंगे। छोटे यूनिट को मोनोमर कहते हैं, बड़े यूनिट को पॉलीमर्स कहते हैं। मोनोमर्स का मॉलिक्यूलर वेट लो रेंज का होता है और पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट हाई रेंज का होता है। मोनोमर एक सिंगल यूनिट है, एक सिंगल यूनिट है मोनोमर, लेकिन पॉलीमर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 100 और मोर देन 100 यूनिट। मोनोमर में सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड है, लेकिन अगर आप देखें पॉलीमर में तो कोवैलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वैन डर वाल्स फोर्स। नाउ द फिफ्थ डिफरेंस इज एग्जांपल ऑफ मोनोमर ग्लूकोज, amino acid, nucleotide, caprolactam, isoprene. These are the example of monomers. And if we talk about the polymers, then starch, cellulose, protein, nucleic acid, nylon, natural rubber, and tricks के according polythene, acrylon, nylon, bakelite, and melamine. These all are the example of polymers. अभी मैंने आपको बताया कि बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट आपस में कंबाइन करके पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। स्टूडेंट हम लोग का अगला टॉपिक है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। डिग्री का मतलब होता है नंबर, और किसके नंबर के बारे में बात कर रहे हैं? मोनोमर के नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में, मतलब मोनोमर से पॉलीमर बनाने के प्रोसेस में आपने कितना नंबर ऑफ मोनोमर्स यूज किया। फिर से देखो यहां लिखा हुआ है पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में, मतलब मोनोमर से पॉलीमर बनाने के प्रोसेस में आपने कितना नंबर मोनोमर का यूज किया। तो वो नंबर जो मुझे मोनोमर के बारे में इंफॉर्म करता है पॉलीमर बनाने के लिए, मोनोमर के उस नंबर को वी कैन से दैट इट इज द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। एग्जांपल जैसे 250 ग्लूकोज यूनिट कंबाइन करता है तो स्टार्च बनाता है। सो स्टार्च इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। सो इफ द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ स्टार्च, इसका मतलब वो पूछना चाह रहा है कितना मोनोमर तुमने लिया। सो 250 इज द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ द स्टार्च। 6000 से 10,000 ग्लूकोज अगर कंबाइन करता है तो पॉलीमर बनाता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। बट व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ द सेल्यूलोज? इट इज आस्किंग अबाउट द नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल विच यू हैव यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ
this cellulose molecule. So the degree of polymerization of cellulose is 6,000 to 10,000. Again, other example, 10,000, say 20,000 glucose unit combined to form a polymer natural rubber. So natural rubber is the polymer. Sorry, 10,000 to 20,000 isoprene combined to form the natural rubber. So natural rubber is the polymer of the monomer isoprene. But how many isoprene combined to form the natural rubber? 10,000 to 20,000 isoprene combined to form the natural rubber. So the degree of polymerization of natural rubber is 10,000 to 20,000. So I hope you have understood what the degree of polymerization means. Okay students, तो हम लोग पॉलीमर के फिर से पॉलीमर को हम लोग एक रिएक्शन की हेल्प से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमने एक मोनोमर कंसीडर किया ए टाइप का हमने एक मोनोमर लिया। अच्छा, टोटल नंबर कितना लिया? n नंबर ऑफ मोनोमर्स लिया हमने, n नंबर ऑफ मोनोमर्स लिया। और मैंने आपको अभी बताया है कि वो n का जो वैल्यू होगा वो 100 या मोर देन 100 होना चाहिए। मिनिमम उसका वैल्यू 100 तो होना ही चाहिए, मोर देन 100 या सो एंड सो। तो हमने क्या किया, एक ए टाइप का मोनोमर लिया जिसमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो ये n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ए मोनोमर के जब कंबाइन होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल ए का बनाएंगे जिसमें ए n टाइम रिपीटेड है, तो इस एक बड़े मॉलिक्यूल को हम लोग बच्चे पॉलीमर्स कहते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल को हम लोग मोनोमर कहते हैं, और बनने के प्रोसेस को हम लोग पॉलीमराइजेशन कहते हैं। दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन कर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएगा, तो इस एक बड़े मॉलिक्यूल को डाइमर। तीन छोटे छोटे मॉलिक्यूल कंबाइन कर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएगा, तो इस एक बड़े मॉलिक्यूल को ट्राइमर। चार छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन कर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएगा, तो इस एक बड़े मॉलिक्यूल को कहते हैं टेट्रामर। उसी तरीके से 100 या मोर देन 100 मोनोमर्स आपस में कंबाइन कर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएगा, तो उसे हम कहते हैं पॉलीमर्स। अब स्टूडेंट, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में फ्रेम हो रहा है जो मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि मैंने अभी अभी कहा कि बिगर यूनिट मतलब जिसका मॉलिक्यूलर वेट हाई है, हाई मॉलिक्यूलर वेट, बिगर यूनिट हाई मॉलिक्यूलर वेट, बिगर यूनिट हाई मॉलिक्यूलर वेट पार्टिकल को हमने पॉलीमर कहा। अच्छा, बिगर यूनिट को हम लोग मैक्रोमॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन यहां से दिमाग में ये फ्रेमअप होता है कि क्या हर बड़े मॉलिक्यूल को, हर मैक्रोमॉलिक्यूल को क्या हम पॉलीमर कह सकते हैं? क्या हर बड़े मॉलिक्यूल को हम लोग पॉलीमर कह सकते हैं? क्या हर बड़े मॉलिक्यूल को हम लोग पॉलीमर कह सकते हैं? पॉलीमर बिगर यूनिट है, पॉलीमर हाई मॉलिक्यूलर वेट है, तो हम लोग पॉलीमर को तो मैक्रोमॉलिक्यूल कह सकते हैं, बट सभी मैक्रोमॉलिक्यूल को हम लोग पॉलीमर नहीं कह सकते हैं। पॉलीमर बिगर यूनिट है, पॉलीमर मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, इसलिए पॉलीमर को तो मैक्रोमॉलिक्यूल कह सकते हैं, बट मैक्रोमॉलिक्यूल को, हर बड़े मॉलिक्यूल को पॉलीमर नहीं कहा जा सकता है। इसको आप एग्जांपल से समझिए कि हर कंट्री का एक अपना करेंसी होता है। क्या सभी देश के करेंसी को हम लोग रुपीस कह दें? मतलब इंडिया के करेंसी को भी रुपीस कह दें, यूएसए करेंसी को भी रुपीस ही कह दें, चाइना के करेंसी को भी रुपीस ही कह दें, जापान के करेंसी को भी रुपीस ही कह दें, ब्रिटेन के करेंसी को भी रुपीस ही कह दें, तो सभी के करेंसी को रुपीस कह दें? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये ट्रुथ है? क्या ये फैक्ट है? बिल्कुल नहीं। तो जब सभी कंट्री के करेंसी को हम लोग रुपीस नहीं कर सकते, उसी तरीके से हर मैक्रोमॉलिक्यूल को हम लोग पॉलीमर्स नहीं कह सकते हैं। तो क्या कंडीशन है, किस मैक्रोमॉलिक्यूल को, किस बिगर साइज मॉलिक्यूल को हम लोग पॉलीमर्स कहेंगे? आइए इसी बात को हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। दो मॉलिक्यूल हम कंसीडर कर रहे हैं, एक बड़ा मॉलिक्यूल, एक मैक्रोमॉलिक्यूल जो हम ले रहे हैं वो पॉलीथीन है, और दूसरा जो मैक्रोमॉलिक्यूल हम एग्जांपल के फॉर्म में ले रहे हैं वो है क्लोरोफिल है। जब पॉलीथीन को डिसोसिएट किए, जब हम पॉलीथीन को डिसोसिएट किए, तो इससे एक स्मॉल साइज का, लेस मॉलिक्यूलर वेट का स्टेबल मॉलिक्यूल बना, दैट इज इससे इथीन बना। मतलब इसका इस मैक्रोमॉलिक्यूल का तो मोनोमर है, स्टेबल मॉलिक्यूल है, दैट इज इथीन बन रहा है। लेकिन क्लोरोफिल जिसका फॉर्मूला होता है C55H72O5N4Mg, जब इस बिगर साइज मॉलिक्यूल को हम डिसोसिएट किए थर्मली, केमिकली, न्यूक्लियर या किसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी से हम इस बड़े मॉलिक्यूल को डिसोसिएट किए, तो कोई भी छोटे साइज का, लेस मॉलिक्यूलर वेट का
कोई भी मोनोमर नहीं मिला, मतलब इसका कोई भी स्टेबल मॉलिक्यूल, छोटा साइज का स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं मिल रहा है, तो इस बिगर साइज मॉलिक्यूल को हम लोग पॉलीमर नहीं कर सकते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, वैसे बड़े मॉलिक्यूल, वैसे मैक्रो मॉलिक्यूल जिसका मोनोमर्स होगा, वैसे बिगर मॉलिक्यूल जिसका मोनोमर्स होगा उसे हम पॉलीमर कह सकते हैं, लेकिन वैसे बिगर मॉलिक्यूल जिसका मोनोमर नहीं होगा उसे हम सिर्फ और सिर्फ मैक्रो मॉलिक्यूल कहेंगे। स्टेटमेंट है ऑल पॉलीमर आर मैक्रो मॉलिक्यूल, ट्रू, बट ऑल मैक्रो मॉलिक्यूल आर नॉट पॉलीमर, ये भी ट्रू है बच्चे, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। सभी पॉलीमर मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, सही है, सभी मैक्रो मॉलिक्यूल पॉलीमर है, ये गलत है। ऑल मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर नॉट पॉलीमर, ये ट्रू स्टेटमेंट है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना है। सभी पॉलीमर मैक्रो मॉलिक्यूल हैं, बट सभी मैक्रो मॉलिक्यूल पॉलीमर नहीं होते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? बिगर साइज का मॉलिक्यूल जिसका हाई मॉलिक्यूलर वेट हो उसे हम मैक्रो मॉलिक्यूल कह सकते हैं। लेकिन जब बिगर साइज का मॉलिक्यूल, हाई मॉलिक्यूलर वेट का मॉलिक्यूल जिसका मोनोमर होगा, तो वैसे खासम खास मोनोमर वाले बिगर साइज मॉलिक्यूल को, हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले मॉलिक्यूल को हम लोग पॉलीमर्स कहते हैं। और यहां से क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्रो मॉलिक्यूल इज नॉट अ पॉलीमर, एंड द ऑप्शंस आर, इनमें से कौन सा मैक्रो मॉलिक्यूल है जो पॉलीमर नहीं है। और ये चार ऑप्शन आपके बोर्ड पर यहां लिखा हुआ है। द फर्स्ट वन इज स्टार्च, द सेकेंड वन इज सेल्यूलोज, द थर्ड वन इज क्लोरोफिल, and the fourth one is protein। चलो एक और ऑप्शन में डाल देता हूं, and the fifth option is nucleic acid। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा मैक्रो मॉलिक्यूल है जो पॉलीमर नहीं है, तो जिसका मोनोमर नहीं होगा। हाँ जी, स्टार्च का तो मोनोमर है, क्या है? ग्लूकोज है। सेलुलोज का भी मोनोमर है, क्या है? ग्लूकोज है। क्लोरोफिल का तो कोई मोनोमर नहीं है। प्रोटीन का भी मोनोमर है, क्या है? अमीनो एसिड है। न्यूक्लिक एसिड का भी मोनोमर है, क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। तो ऐसे बिगर साइज के मॉलिक्यूल जिनका मोनोमर्स है, वही बिगर साइज के मॉलिक्यूल्स को हम लोग पॉलीमर कहेंगे। लेकिन वैसे बिगर साइज के मॉलिक्यूल जिसका मोनोमर्स नहीं है उसे हम सिर्फ मैक्रो मॉलिक्यूल कहेंगे और उसे पॉलीमर नहीं कहेंगे। द पॉइंट टू बी नोटेड, ऑल पॉलीमर्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स, बट ऑल मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर नॉट पॉलीमर। अब हम आते हैं स्टूडेंट क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। Classification of polymer, classification of polymer। लेकिन किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर्स, मोनोमर के ही बेसिस पर। पॉइंट टू बी नोटेड, ये पता होना चाहिए किस बेस पर क्लासिफाई कर रहे हैं आप। मोनोमर के आधार पे हम पॉलीमर को टू पार्ट्स में क्लासिफाई कर रहे हैं, मोनोमर को टू पार्ट में क्लासिफाई कर रहे हैं। द फर्स्ट वन इज होमोपॉलीमर एंड द सेकेंड वन इज हीट्रोपॉलीमर, या इसी को हम लोग कह सकते हैं कोपॉलीमर, या इट कैन ऑल्सो बी सेड एज द मिक्स्ड पॉलीमर। और बाकी तो इसका मीनिंग नाम से ही मालूम चल रहा है। एज यू नो दैट होमो स्टैंड फॉर द सेम, होमो स्टैंड मीन सेम, एंड हीट्रो और को स्टैंड फॉर द डिफरेंट। If the polymer is formed of the same kind of monomer, then the polymer is known as the homopolymer. If the polymer is formed from the different kind of monomers, then the polymer is known as the heteropolymer, copolymer और द मिक्स्ड पॉलीमर। अगर आपने पॉलीमर बनाने के लिए जो मोनोमर लिया है वो सारे के सारे मोनोमर सेम टाइप के हैं, तो ऐसे पॉलीमर को हम लोग होमोपॉलीमर कहते हैं। लेकिन पॉलीमर बनाने के लिए जो आपने मोनोमर्स लिया है वो डिफरेंट टाइप्स का है, तो ऐसे पॉलीमर को हम लोग हीट्रोपॉलीमर, कोपॉलीमर और मिक्स्ड पॉलीमर कहते हैं। जैसे हमने यहाँ जो मोनोमर लिया है वो सब सेम टाइप का है, ए बी सेम टाइप, ऑल द मोनोमर्स आर ऑफ ए टाइप, सेम टाइप, then the polymer will be known as the homopolymer। but जो मोनोमर आपने इस केस में लिया है वो डिफरेंट टाइप का लिया है। कौन कौन सा डिफरेंट टाइप का? ए टाइप, एंड द अदर वन इज बी टाइप, देन अदर वन इज ए टाइप, बी टाइप, ए टाइप, बी टाइप।
This polymeric chain consists of different type of monomers. So the polymer will be known as the heteropolymer, but this polymeric chain contains same type of monomer. So the polymer will be known as the homopolymer. अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, आपको खुद से बताना है एग्जाम्पल के फॉर्म में कि कौन सा पॉलीमर जो है वो होमोपॉलीमर है और कौन सा पॉलीमर जो है वो कोपॉलीमर है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने यहां पर कुछ पॉलीमर्स का एग्जांपल लिखा है और उसके इधर मोनोमर्स लिखे हुए हैं। आपको मोनोमर्स देख के बताना है कि द गिवन पॉलीमर्स आर होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। और मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूं, अगर सेम टाइप के मोनोमर के मिलने से पॉलीमर बना है तो होमोपॉलीमर, और अगर डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स के मिलने से पॉलीमर बना है तो हीट्रोपॉलीमर। जैसे मैंने पहला एक पॉलीमर लिया पॉलीइथीन, और ये पॉलीमर किस मोनोमर के मिलने से बना है? इथीन मोनोमर के मिलने से बना है। एन मॉलिक्यूल हमने इथीन का लिया है, तो यहाँ टाइप वाइज तो एक ही दिख रहा है, आपको सिर्फ एक ही दिख रहा है, एक ही नाम दिख रहा है, इथीन दिख रहा है। तो ये पॉलीमर बनाने हमने सिर्फ एक ही टाइप का मोनोमर लिया है। तो दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। यस, दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ होमोपॉलीमर। अगेन द सेकेंड एग्जांपल इज टेरिलीन। मैंने फिर एक अलग तरह का पॉलीमर लिया, इसका नाम है टेरिलीन, और टेरिलीन को मैंने बनाने के लिए जो मोनोमर ले रखा है वो है टेरेप्थैलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकोल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो डिफरेंट टाइप का मोनोमर्स यूज किया गया है। तो आप बताइए कि जो टेरिलीन है ये नेचर वाइज किस तरह का पॉलीमर हुआ? ये होमोपॉलीमर हुआ कि कोपॉलीमर हुआ? हाँ जी, वीडियो को पॉज करें और खुद से सोचिए और बताएं। यस, it is formed by the combination of two different type of monomers. So this polymer is the heteropolymer. अब फिर से देखिए, आप एक ही टाइप का मोनोमर है तो इस पॉलीमर को हम लोग कहेंगे होमोपॉलीमर। इस पॉलीमर के बारे में देखें, ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन दोनों डिफरेंट टाइप के मोनोमर के मिलने से बना है। तो ब्यूना एस रबर इज द टाइप ऑफ heteropolymer, or we can say that it is a copolymer. Natural rubber is formed from only one type of monomer. So natural rubber is the example of homopolymer. And the last one is nylon 6,6. ये 6 और 6 बता रहा है कि इसके मोनोमर में 6 कार्बन है, मतलब एडिपिक एसिड कंटेन 6 कार्बन एज वेल एज द हेक्सामिथाइलिन डायमीन इज आल्सो कंटेन 6 कार्बन। देख सकते हैं हेक्सामिथाइलिन मतलब कार्बन जो है वो नंबर वाइज 6 है, तो ये वहां पर ये मोनोमर्स में नंबर ऑफ कार्बन को इंडिकेट कर रहा है। हालांकि अभी आपको इस पर फोकस नहीं करना है, हम आगे डिटेल में इसको और डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। अभी तो फिलहाल आप यार होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर आप बताओ। तो ये नायलॉन 6,6 है, आप देख सकते हैं दो डिफरेंट टाइप के मोनोमर के कॉम्बिनेशन से बना है। सो दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ हेटेरोपॉलीमर, कोपॉलीमर, और वी कैन से दैट इट इज द एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड पॉलीमर। वी आर अगेन गोइंग टू क्लासिफाई the polymers. We are again going to classify the types of polymers. अब किस बेसिस पे क्लासिफाई करने जा रहे हैं, आइए देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। और पॉलीमर्स को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, मतलब आप कहां से ऑब्टेन कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब जो पॉलीमर के चेन्स हैं वो उनका स्ट्रक्चर क्या है, 1 डायमेंशन में है, 2 डायमेंशन में है, 3 डायमेंशन में है, मतलब मोनोमर्स 1 एक्सिस में अरेंज है, मोनोमर्स दोनों एक्सिस में अरेंज है, मोनोमर तीनों एक्सिस में अरेंज है। उस बेसिस पर इधर पॉलीमर को क्लासिफाई किया गया है। थर्ड वन इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मोनोमर के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर फिर पॉलीमर को क्लासिफाई किया गया है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोनोमर के बीच में है वो कम है, ज्यादा है, इंटरमीडिएट रेंज का है, उस बेसिस पर पॉलीमर को क्लासिफाई किया गया है। एंड द सिंथेसिस, बनाने का तरीका, मोड ऑफ सिंथेसाइजिंग, बनाने का तरीका कि आपने किस तरह का मोनोमर लेके आपने उसे सिंथेसाइज किया गया है। सेम टाइप का मोनोमर लिया है, डिफरेंट टाइप का मोनोमर लिया है, सैचुरेटेड मोनोमर लिया है, अनसैचुरेटेड मोनोमर लिया है, विदाउट फंक्शनल ग्रुप लिया है, विद फंक्शनल ग्रुप लिया है। तो उस बेसिस पर यहां पर पॉलीमर को क्लासिफाई किया गया है। तो ऑरिजिन के बेसिस पर पॉलीमर्स को 3 टाइप में क्लासिफाई किया गया है। नेचुरल पॉलीमर, द सेकेंड वन इज सिंथेटिक पॉलीमर, एंड थर्ड वन इज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। मैं रफ में स्टूडेंट इसको अभी एक्सप्लेन करते चलता हूं, बाकी डिटेल अभी मैं बताऊंगा नहीं। अच्छा चलो पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, सबको एक बार लिख देता हूं, उसके बाद में बात करूंगा। अच्छा, स्ट्रक्चर वाइज पॉलीमर फिर 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। लीनियर चेन पॉलीमर,
branch chain polymer, and third one is cross linked chain polymer, linear chain polymer, branch chain polymer, cross link, or we can say that network polymer. मैं वन बाय वन करके इसे एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल अभी आप यहाँ फोकस करो। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर भी तीन टाइप में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज इलास्टोमर्स, सेकेंड वन इज फाइबर्स, थर्ड वन इज थर्मोप्लास्टिक, और एक और टाइप का प्लास्टिक होता है जो इससे वो हार्ड होता है, एंड थर्मोस्टेटिक। मेनली तो थ्री है, मेनली थ्री ही है, बट डिफरेंस करने के लिए नेचर वाइज दो अलग टाइप के प्लास्टिक होते हैं, एक को हम थर्मोप्लास्टिक और एक को हम थर्मोस्टेटिक कहते हैं। तो देखेंगे डिफरेंस वाइज तो ये इंपॉर्टेंट है। और सिंथेसिस के बेसिस पर पॉलीमर दो टाइप का है, एक है आपका एडिशन पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर, और दूसरा है आपका कंडेंसेशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर। तो ये है आपके four different types of classification of polymer on the basis of origin, on the basis of structure, on the basis of force of attraction, and on the basis of synthesis. मैं पहले इसको एक्सप्लेन करता हूं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन मतलब आप पॉलीमर को कहां से ऑब्टेन कर रहे हैं, कहां से प्राप्त कर रहे हैं, कहां से ग्रहण कर रहे हैं। अगर पॉलीमर डायरेक्टली प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन किया जाए, डायरेक्टली नेचर से, नेचुरल मतलब होता है नेचर, नेचर का मतलब हो गया प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर पॉलीमर को आप डायरेक्टली प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन कर रहे हैं तो ऐसे बनने वाले पॉलीमर को हम लोग कहते हैं नेचुरल पॉलीमर। एग्जांपल में कॉटन, रुई का तो पेड़ देखा ही होगा, तो कॉटन इज ऑब्टेनिंग फ्रॉम द प्लांट, सो वी कैन से दैट द कॉटन इज अ नेचुरल पॉलीमर। ऊल, वी ऑब्टेन ऊल फ्रॉम द शिप एंड शिप इज एन एनिमल, तो हम लोग कह रहे हैं कि भाई ऊल हम लोग को एनिमल से डायरेक्टली मिल रहा है, तो कह सकते हैं कि ऊल इज एन आल्सो एग्जांपल ऑफ नेचुरल पॉलीमर। और भी एग्जांपल है नेचुरल पॉलीमर का, दैट इज स्टार्च, प्रोटीन, सेल्यूलोज, न्यूक्लिक एसिड, नेचुरल रबर। दीज आर द एग्जांपल ऑफ नेचुरल पॉलीमर। रबर हम लोग ट्री के